हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ आपको सारे मेजर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी क्वेश्चंस मिलेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा या रैंडम वर्ड्स के। न्यूज़पेपर ट्रेंडिंग वर्ड्स जो होते हैं या हिंदी टू इंग्लिश की अलग सीरीज है, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, शब्दकोश के नाम से और इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है स्ट्रॉल, STROLL। ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो स्ट्रॉल वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वर्ब या नाउन, दोनों तरीके से आप दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पर जिसकी जरूरत है। स्ट्रोल का अर्थ होता है टहलना या आराम से चलना। इंग्लिश में बोले तो टू वॉक स्लोली एंड इन अ रिलैक्स्ड वे फॉर प्लेजर, नॉट फॉर एनी सीरियस पर्पस। बिना जल्दी के धीरे धीरे आराम से चलना, और जनरली ये मजे होते हैं ना कि थोड़ा रिलैक्स होना है, ताजी हवा लेना है या मन शांत करने के लिए इस तरह की जो वॉकिंग होती है, वॉक करना होता है, उसको हम स्ट्रॉल कहते हैं। फाइन। जैसे कि मान लो अगर हमें बोलना हो कि मेरी दादी शाम को पार्क में टहलने जाती है, ठीक है, तो वहां पर हम स्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉल करने जाती है। हम समुद्र किनारे आराम से टहल रहे थे, हम समुद्र किनारे आराम से स्ट्रॉल कर रहे थे, इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर आपको वर्ड याद करना है ना, तो अपने हिंदी वाले लाइन में, अपने हिंदी वाले सेंटेंस में आप बीच में ये इंग्लिश का वोकैब गुजार दीजिए। उससे क्या होगा कि आप अभ्यस्त हो जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको खुद से याद आ जाएगा जब आपको जरूरत होगी तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी टुक अ स्ट्रोल इन द गार्डन। हमने बगीचे में, हमने गार्डन में टहलना किया, मतलब हमने टहला। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एमेरिटस, EMERITUS। एमेरिटस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। एमेरिटस का अर्थ होता है सेवानिवृत्त लेकिन सम्मानित पदधारी। सेवानिवृत्त लेकिन सम्मानित पदधारी। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखो सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है जो बहुत सालों तक कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, अब वे नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लोग उन्हें सम्मान से अभी भी क्या कहते हैं, प्रोफेसर या टीचर। ठीक है, मतलब वो अब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब जब लोग उनसे मिलते हैं तो प्रोफेसर साहब ऐसे करके बोलते हैं ना, इसी चीज को हम एमेरिटस बोलते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त लेकिन सम्मानित पदधारी, रिटायर्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल पोजीशन बट अलाउड टू कीप द टाइटल एज एन ऑनर, और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो रिटायर्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल पोजीशन होते हैं, लेकिन वो अपना टाइटल अभी भी कैरी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वे यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात किया, रिटायरमेंट के बाद उन्हें एमेरिटस पद दिया गया, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिकेम एन एमेरिटस प्रोफेसर आफ्टर रिटायरमेंट। सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट के बाद वे एमेरिटस प्रोफेसर बने, मतलब अभी वो प्रोफेसर का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब उन्हें प्रोफेसर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स अ बोहेमियन। बोहेमियन, BOHEMIAN। बोहेमियन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। बोहेमियन का अर्थ होता है आजाद ख्याल व्यक्ति या पारंपरिक नियमों से अलग जीवन जीने वाला। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोहेमियन। जैसे कि बोहेमियन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो समाज के सामान्य नियम, रूल, रेगुलेशन, परंपराओं और बंधनों से हटकर अपनी पसंद, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्र सोच के अनुसार जीवन जीता है। खासकर मतलब उसकी जो भी लाइफ है ना, उसको एकदम रूल रेगुलेशन से हटकर अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग जब जिंदगी जीता है, तो उसे हम उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, बोहेमियन। ठीक है, ये शब्द खासकर कला, संगीत या जैसे होते ना आर्ट से रिलेटेड लोगों के रिलेटेड सेक्टर में यूज किए जाते हैं। फाइन, बोहेमियन समझ आया, आजाद ख्याल व्यक्ति या पारंपरिक नियमों से अलग जीवन जीने वाला। एग्जाम्पल है शी लिव्ड अ बोहेमियन लाइफ फुल ऑफ आर्ट एंड फ्रीडम। उसने कला और आजादी से भरा बोहेमियन जीवन जिया। हम ऐसे भी बोलते हैं वह एक बोहेमियन कलाकार है जो अपने नियमों पर जीता है, तो वो एक बोहेमियन आर्टिस्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। या अगर हमें नॉर्मली बोलना हो तो उसका जीवन बहुत बोहेमियन और स्वतंत्र विचारों वाला है। तो समझ आया बोहेमियन कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से। अ पर्सन हु लिव्स अनकन्वेंशनल, फ्री स्पिरिटेड एंड आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल, ऑफन इग्नोरिंग सोशल ट्रेडिशंस, मतलब परंपराएं, सोशल सामाजिक परंपराएं। फाइन, नेक्स्ट इज डिलेटांटे या डिलेटेंट। दोनों तरीके से हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिलेटांटे या डिलेटेंट। एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल, इसका पास्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। और ये स्पेलिंग देख लीजिए, मिस स्पेलिंग वाला जो सेक्शन आता है उसमें ये पूछा जा सकता है, DILE
DILETTANTE, डिलेटेंट या डिलेटेंट, जिसका अर्थ होता है शौकिया व्यक्ति या सतही सरफेस लेवल पे रुचि रखने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कला में, आर्ट में, म्यूजिक में, साहित्य में, किसी भी काम में सिर्फ शौक से रुचि रखता हो, ठीक है, लेकिन गहरी जानकारी उस चीज को लेकर नहीं है, गंभीर समर्पण नहीं है, तो इस तरह के व्यक्ति को हम कहते हैं डिलेटेंटे। जैसे कि इंग्लिश में बोले तो अ पर्सन इंटरेस्टेड इन समथिंग ओनली एज अ हॉबी, नॉट विथ डीप नॉलेज और सीरियस कमिटमेंट, तो उस तरह के व्यक्ति को हम डिलेटेंटे बोलेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमें बोलना हो कि वो म्यूजिक में केवल एक डिलेटेंटे है, अगर हम इस तरह से बोल सकते हो तो आपको समझना होगा कि वो म्यूजिक को लेकर एक शौकिया इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, मतलब शौक के लिए वो काम करता है या सीखता है या जो भी। या ऐसा भी बोल सकते हैं कई लोग पेंटिंग शौक से सीखते हैं, शौक से मतलब डिलेटेंटे। फाइन, तो इस तरह से आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कीजिए, जहां यूज हो सके वहां यूज कीजिए। एग्जाम में तो पूछा जाता है, और अगर ऐसे नॉर्मली भी आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ डिलेटेंटे इन फोटोग्राफी, मतलब वह फोटोग्राफी में केवल शौकिया व्यक्ति है, मतलब वो उसको एज अ कहते हैं ना एज अ फ्यूचर या मतलब कि एज अ प्रोफेशन यूज नहीं करता है, वो शौकिया वो काम करता है, हॉबी जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट इज कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव एंड नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव एंड नाउन है। और कॉन्वेलेसेंट का अर्थ होता है स्वास्थ्य लाभ कर रहा या बीमारी से उबर रहा व्यक्ति, जो बीमार था लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। तो अ पर्सन हु इज ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इंजरी और सर्जरी। तो कॉन्वेलेसेंट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी बीमारी, किसी तरह की चोट चपेट, ऑपरेशन के बाद जब धीरे धीरे ठीक हो रहा हो, यानी वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है लेकिन रिकवरी पीरियड में है। तो इस तरह के इस रिकवरी स्टेज वाला पेशेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, कॉन्वेलेसेंट, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज स्टिल कॉन्वेलेसेंट आफ्टर हर सर्जरी, इस तरह से हम यूज करते हैं इस वर्ड को। शी इज स्टिल कॉन्वेलेसेंट आफ्टर हर सर्जरी, मतलब कि वह अपनी सर्जरी के बाद अभी स्वस्थ लाभ कर रही है, मतलब ठीक हो रही है। ऐसे बोलते हैं ना हम, डॉक्टर ने कॉन्वेलेसेंट मरीज को पूरा आराम करने की सलाह दी। कॉन्वेलेसेंट मरीज मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो धीरे धीरे ठीक होने वाला है। ऑपरेशन के बाद वो सभी कॉन्वेलेसेंट अवस्था में है, मतलब कि ऑपरेशन हुए, उन सबकी ऑपरेशन हुई और वो सब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम वर्ड को यूज करेंगे। बार बार बोलती हूँ, जो भी वर्ड सीखते हैं एक हिंदी में सेंटेंस बनाइए, कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की, हिंदी में सेंटेंस बनाइए, उस वर्ड को वहां पे बीच में डाल दीजिए। आपको उससे क्या होगा? उससे आपको याद रहेगा, रिटेन कर पाइएगा वर्ड्स जो भी सीखिएगा। ठीक है, बाद में इंग्लिश में आप फ्रेम कर लीजिएगा, पहले वर्ड्स तो सीखिए, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा, इंग्लिश यूज कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वर्ड जो है ये नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है शांतिवादी, युद्ध का विरोध करने वाला व्यक्ति जो वॉर नहीं चाहता हो। इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ही इज अ पैसिफिस्ट। ठीक, शांतिवादी व्यक्ति। पैसिफिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो हिंसा से, वायलेंस से, लड़ाई, वॉर, फाइट, युद्ध, हथियारों के उपयोग का विरोध करता है और मानता है कि जो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो शांति से होती है, नॉन वायलेंस से होती है, बातचीत से होती है, अहिंसा से होती है। ऐसा व्यक्ति पीस ओवर वॉर को चुनता है। पीस ओवर वॉर मतलब युद्ध की जगह शांति को चुनता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम पैसिफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड दैट डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड पीसफुली। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। कौन थे पैसिफिस्ट? महात्मा गांधी जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं पैसिफिस्ट व्यक्ति का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ पैसिफिस्ट हु बिलीव्स इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग। वह एक शांतिवादी है जो बातचीत, डायलॉग से विवाद सुलझाने में विश्वास रखता है। ठीक है, पैसिफिस्ट समझ में आया। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी के लिए ना आप ये सब चक्कर में मत पड़िए कि इस वाले एग्जाम में ये पूछा गया, इस वाले एग्जाम में ये पूछा। मैं एक्स वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं बी वाले एग्जाम
कि वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर को नहीं देखूंगा, ये सब चक्कर में अगर आप पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पहले अपना वाला सेक्शन जो आपके एग्जाम्स का वोकैब होता है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद और भी एग्जाम्स के जो वोकैब होते हैं वो भी देखना जरूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे आपको जैसा सही लगे, वोकैबुलरी का वो कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये सीखना आपका कभी भी वेस्ट नहीं होगा। वोकैबुलरी अगर आप सीख रहे हैं तो इसमें कभी भी वेस्टेज नहीं होगा इस चीज का, टाइम का, क्योंकि जितना सीखिएगा उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतनी अच्छी कम्युनिकेशन जिसकी जितनी अच्छी होगी वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, और वही तो मेन चीज है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एस्थेटिक, ASCETIC। एस्थेटिक वर्ड नाउन और एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। इसका अर्थ होता है संयमी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं। तो अ पर्सन हु लिव्स अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर फॉर स्पिरिचुअल और मोरल रीजंस, ठीक है। एस्थेटिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो भौतिक, फिजिकल सुख सुविधाएं, आराम, विलासिता या इच्छाओं से दूर रहकर एक सिंपल सा लाइफ जीता है, डिसिप्लिन में रहता है और तपस्वी जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल लाइफ, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो इस तरह के पर्सन को हम एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्ड एन एस्थेटिक लाइफ इन द माउंटेन्स। वह जो है माउंटेन्स में, पहाड़ों में एक तपस्वी जीवन जीता था। ही लिव्ड है ना, जीता था। नेक्स्ट इज पैरानोइया। पैरानोइया, PARANOIA। पैरानोइया नाउन है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक शंका, जैसे वहम बोलते हैं, वहम, बेवजह डर या बेवजह का कहते हैं ना, गेस करके खुद में ही खुद संदेह करना, ठीक है, टेंशन लेना, फियर करना, सस्पिशियस होना। तो एन एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल feeling of distrust, fear or suspicion, especially that others are trying to harm you। तो पैरानोइया उस स्थिति को, उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति बार बार यह फील करता है कि जो लोग, बहुत लोग उसके खिलाफ हैं, या जो लोग उसके खिलाफ है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, भले ही इसका कोई लेना देना ना हो, कोई एविडेंस ना हो, कोई स्पष्टता ना हो इस चीज का। ये मतलब कि इस तरह के जो व्यक्ति, इस तरह की जो सिचुएशन सोच होती है ना, वो अत्यधिक, बहुत ज्यादा सस्पिशियन और इरेशनल फियर वाली होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरानोइया। आपने सुना हो ना कि तुम पैरानॉइड क्यों हो रहे हो? आपने पैरानॉइड, ये रूट वर्ड है पैरानोइया का, ठीक है। पैरानॉइड, PARANOID। सो जैसे मान लो कि लगातार फेल्यूर के बाद उसमें पैरानोइया बढ़ने लगा। मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा सोचने लगा फिर मैं फेल हो जाऊंगा। हालांकि उसने आगे प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास करने से पहले ही वो सोच रहा है कि मैं फिर फेल हो जाऊंगा। इस तरह की सिचुएशन को हम पैरानोइया बोलते हैं। उसे हमेशा यह पैरानोइया रहता था कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। मतलब क्या कि वो हमेशा ऐसा सोचता रहता है कि यार वो फलाना व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है, वो उसके बारे में वो बोल रहा होगा, ये सोच रहा होगा। तो इस तरह के नेचर को, इस तरह की सिचुएशन को हम पैरानोइया बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज पैरानोइया मेड हिम डिस्ट्रस्ट इवन हिज क्लोज फ्रेंड्स। उसकी अत्यधिक शंका ने उसे अपनी जो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त थे, करीबी फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं करने दिया। इस वजह से, किस चीज की वजह से? पैरानोइया होने की वजह से। नेक्स्ट वन इज प्री कंसीव्ड नोशन। प्री कंसीव्ड नोशन क्या होता है? ये नाउन है और इसका अर्थ होता है पहले से बनी हुई धारणा। पहले से बनी हुई धारणा को हम क्या बोलते हैं? प्री कंसीव्ड नोशन। मतलब पहले से सोच लेना। अ प्री कंसीव्ड नोशन इज एन ओपिनियन और बिलीव फॉर्म्ड बिफोर नोइंग द कंप्लीट फैक्ट्स। जब कोई व्यक्ति, सबके साथ ये होता है, हर एक के साथ हुआ है, आज नहीं तो कल, नहीं हुआ है तो होगा, और मुझे लगता है कि सबके साथ हुआ होगा। जब कोई व्यक्ति बिना पूरी सच्चाई जानने से पहले ही किसी चीज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर बारे में अपनी राय बना लेता है, उसे एक प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्री कंसीव्ड नोशन, ठीक है। पहले से बनाई हुई धारणा। फाइन। आपको जैसे अगर होता है ना कभी ऐसे कि लोग
जैसे हम ये बोल रहे हैं कि लोगों में यह प्रिकंसीव्ड नोशन है कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या कमजोर होते हैं। ऐसा सब जगह नहीं होता है, हाँ मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है। मेरे मन में उसके बारे में गलत प्री कंसीव्ड नोशन बन गया था। मतलब क्या, मैंने सोचा कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सही नहीं है या अच्छा नहीं है, उसने ये काम किया होगा। इस तरह का जो फीलिंग होता है, इस तरह की जो सोच होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन। हालांकि मैंने उस व्यक्ति को आज तक मिली नहीं उस व्यक्ति से, तो इस तरह की सिचुएशन को हम प्री कंसीव्ड नोशन बोलेंगे। पहले से कंसीव किया हुआ, पहले से कंसीव किया हुआ मतलब पहले से हम सोचे हुए चीजों को, पहले से उसके बारे में बिना फैक्ट्स जाने हुए पहले से उसके बारे में हमने एक राय बना ली है, एक ओपिनियन बना लिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या होगा। सी हैड अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट द एग्जाम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। उसने मन में पहले से ही ये धारणा बना ली है कि भैया ये एग्जाम है जो बहुत कठिन होगी। मतलब पेपर नहीं अभी तक मिला है, एग्जाम सेंटर में नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट होगा। क्यों भाई, एग्जाम इजी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन, सैंग्विन एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये शब्द जिसका अर्थ होता है आशावादी या सकारात्मक सोच वाला, पॉजिटिव सोचने वाला। ठीक है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अच्छा सोचता है, अच्छा परिणाम आने की उम्मीद कर रखता है, निराश नहीं होता, तो उस तरह उससे हम क्या बोलते हैं, सैंग्विन बोलते हैं। उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सैंग्विन बोलते हैं। अ सैंग्विन पर्सन रिमेन्स होपफुल एंड कॉन्फिडेंट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टाइम्स। तो इस तरह के व्यक्ति को हम सैंग्विन बोलेंगे। आशावादी व्यक्ति है, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है। एग्जाम्पल, डिस्पाइट मेनी फेलियर्स शी रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट हर करियर। मतलब कि बहुत ज्यादा फेलियर होने के बावजूद वो अपने करियर को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखी और आशावादी रही। हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, कठिन समय में, डिफिकल्ट टाइम में हमेशा सैंग्विन बना रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है, सारा का सारा वर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मैं इस वाले सीरीज में लाऊंगी जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रामेंट। सैक्रामेंट क्या होता है, सैक्रामेंट नाउन है पहले तो, इसका अर्थ होता है पवित्र धार्मिक संस्कार, पवित्र धार्मिक संस्कार। तो सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो और रिलीजियस मतलब धार्मिक, और सेरेमनी मतलब समारोह या संस्कार यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अ सेक्रेड रिलीजियस सेरेमनी बिलीव टू गिव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। यह किसी धर्म, खासकर ईसाई धर्म में, ठीक है, किया जाने वाला पवित्र धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान होता है। इसे भगवान की कृपा या आशीर्वाद का एक तरह से प्रतीक माना जाता है, सैक्रामेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर मेनी क्रिश्चियंस मैरिज इज अ सैक्रामेंट। कई क्रिश्चियंस के लिए विवाह जो है एक पवित्र संस्कार होता है। यह हर रिलीजन में होता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है क्रिश्चियंस का। ठीक है, चर्च में विवाह को एक सैक्रामेंट माना जाता है, ऐसे यूज कर सकते हैं। उसने बैप्टिज्म सैक्रामेंट में भाग लिया। बैप्टिज्म एक तरह का प्रोसेस होता है, ये रिलीजियस है, क्रिश्चियंस में होते हैं। ठीक है, कई लोग कम्युनियन सैक्रामेंट को बहुत पवित्र मानते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर मेनी क्रिश्चियन मैरिज इज अ सैक्रामेंट, मतलब कई ईसाइयों के लिए विवाह एक पवित्र संस्कार होता है। मैंने वापस से डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं, बहुत, ये हमारा लास्ट वर्ड था आज के वीडियो का। एक चीज आप ध्यान में रखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना वर्ड को, वो क्या आपको याद करना है ना, तो सेंटेंस फ्रेम कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस, जिनकी इंग्लिश प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करने जाइएगा ना वो कैप को लेकर, तो आप करना कम कर दीजिएगा या बंद कर दीजिएगा, या 10 दिन कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें इरिटेशन होती है जिनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। आप हिंदी में वो कैप घुसा दीजिए, वो वर्ड जो है हिंदी वाले वाक्य में यूज कर लीजिए। इस तरह से बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का। इवन मैं भी ऐसे ही याद करती थी, हूँ और करती रहूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी मेहनत मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।